रुक के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर न्यूज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं और बस के पहिए पर सियासत की राजनीति दौड़ रही है। प्रियंका गांधी और योगी सरकार में आर पार की जंग शुरू हो गई है। मामला थाने तक पहुंच चुका है। मजदूर तो घर नहीं पहुंचे, लेकिन नेताजी जेल पहुंच गए हैं। मजदूरों को लेकर बस की सियासत अब सड़कों पर आ चुकी है। हमने 1000 लोगों का परमिशन दिया है बसों का। आप गाजियाबाद, बस के लिए कहा ना, लेकिन बस में ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी है। तो बस अपने आप चलेगी क्या? इसके रजिस्ट्रेशन भी होता है। यूपी राजस्थान बॉर्डर देखते ही देखते जंग का अखाड़ा बन गया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई और मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया। पुलिस ने यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिन पर बसों की गलत जानकारी देने का आरोप है। घटना के संबंध में थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके संबंध में 2 व्यक्ति को, एक अजय सिंह को और विवेक बंसल को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ चल रही है। बसों की राजनीति आगरा से सटी राजस्थान सीमा तक जाकर तेज हो गई। बॉर्डर पर कांग्रेस बस लेकर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से रोक दिया। फिर क्या था, हंगामा शुरू हुआ। कांग्रेस और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। यहाँ पे पुलिस की जो है वो तैनाती है और पुलिस बिल्कुल भी इनको नहीं अंदर जाने देना चाहती, जिसकी वजह से एक आक्रामक स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। इनका कहना है कि अंदर जाएंगे और बिल्कुल सामने यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो बॉर्डर है, यहाँ पर पुलिस इनको नहीं जाने दे रही। बसों को रोके जाने से प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर हमला करते हुए तंज मारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन बसों पर आप चाहें तो बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए। ये खींचतान बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर शुरू हुई। दरअसल जिन 1000 बसों की लिस्ट कांग्रेस ने यूपी सरकार को सौंपी थी, उनमें से कई के रजिस्ट्रेशन 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और यहां तक कि एम्बुलेंस के नाम पर थे। एक बस का नंबर दिया गया था संख्या यूपी 83T1006। ये नंबर बजाज कंपनी के एक ऑटो का निकला। RJ14TD1446 नंबर से रजिस्टर्ड गाड़ी को सर्च किया तो ये शेवरले बीट नाम की कार निकली। जब RJ14PD2592 नंबर को सर्च किया गया तो ये नंबर बस की बजाय 3 व्हीलर का निकला। इस लिस्ट में कई वाहन ब्लैक लिस्टेड भी निकले। क्या ये बसें पंजाब और राजस्थान से लेकर नहीं आ रहे हैं? क्या ये श्रमिक पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से पैदल या साइकिल करके नहीं आ रहे हैं? क्या कांग्रेस की जिम्मेवारी या प्रियंका वाड्रा की जिम्मेवारी नहीं बनती कि अपने ही मुख्यमंत्रियों को कहा जाए कि आप कोई भी श्रमिक साइकिल या इस रास्ते, पैदल के रास्ते या अन्य कठिनाई के रास्ते से चलेगा तो जिम्मेवारी आपकी होगी, आप बसें वहीं पे लगाओ। बॉर्डर पे ही क्यों और उत्तर प्रदेश में ही क्यों? वहां से वो जो आ रहा है श्रमिक, उसकी हालत आपको नहीं दिख रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रही है आपको? आप वहां पे लगाओ ना। वहां पे लगाते तो आपकी राजनीति नहीं होती, आप पॉलिटिसाइज नहीं करते। आप यहाँ पर भी चिट्ठीबाजी करके पॉलिटिसाइज कर रहे हो। आज हम लोग अगर बसों का पैसा देके उनको भेजना चाहते हैं तो यूपी की सरकार उसको आने नहीं दे रही है और आज आरोप प्रत्यारोप का सवाल ही नहीं है। तो सब लटकाने का और डिले करने की एक कोशिश है। अगर नीयत साफ होती तो इस हेल्प को स्वीकार करते और सहर्ष इन बसों को उत्तर प्रदेश जाने की इजाजत दी जाती। मुख्यमंत्री जी। वहीं प्रियंका गांधी ने बसों के रजिस्ट्रेशन को लेकर योगी सरकार के आरोपों पर पलटवार किया। प्रियंका ने ट्वीट किया, यूपी सरकार का खुद का बयान है कि हमारी 1049 बसों में से 879 बसें जांच में सही पाई गईं। ऊंचा नागला बॉर्डर पर आपके प्रशासन ने हमारी 500 बसों से ज्यादा बसों को
घंटों से रोक रखा है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा बसें पहुंच रही हैं। कृपया इन 879 बसों को तो चलने दीजिए। अब जब सियासत का खेल शुरू हो चुका है तो एसपी और बीएसपी भी इसमें कूद पड़े। मायावती ने बसों को तुरंत लखनऊ भेजने की बात कही तो अखिलेश ने यूपी रोडवेज की बसों को चालू कराने की नसीहत दे डाली। उधर दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 300 बसें मुहैया कराने की बात कही है ताकि मजदूरों को घर भेजा जा सके। मजदूर घर जाने को बेबस हैं। कोई सड़क से पैदल निकल चुका है तो कोई ट्रकों में भर भर कर जा रहा है, लेकिन सियासत का खेल खत्म नहीं हो रहा। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट में करीब 2 महीने बाद आज सुबह से चाय के स्टॉल और पान की दुकानें खुल गई हैं। रूपानी सरकार की रियायतों के ऐलान के बाद छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों के लिए राहत की ये खबर लेकर आई है। देखिए, आज की सुबह जहां दुकानें खुली तो चाय पीने के शौकीन भी यहां पर पहुंचने लगे। इस लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी पटरी वालों को भी खासा नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ये आज की सुबह राहत की सुबह। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 21 साल बाद देश के तटीय इलाकों में एक बार फिर सुपर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान बुधवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस दौरान तूफानी हवाएं भीषण तबाही मचा सकती है। सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमें भी इसी वजह से तैनात कर दी गई हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार को सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल में दीघा के तट से टकराएगा। जैसे जैसे तूफान बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार खतरनाक होती जा रही है। समंदर से उठने वाली तूफानी हवाएं सिहरन पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अम्फान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। सुपर साइक्लोन में बदला चक्रवाती तूफान अम्फान। अम्फान तटीय राज्यों में तबाही का तूफान। दीघा तट से 185 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा अम्फान। अम्फान की ताकत बदल रही है और वैसे ही उसकी तस्वीर भी। जिस तरह से बारिश शुरू हो चुकी है, ये आगाज है एक ऐसे तूफान का जो न सिर्फ परिवर्तन कर रहा है बल्कि खुद को परिवर्तित करके ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले कुछ घंटे खतरे से खाली नहीं है। समुद्री तूफान अम्फान सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में मचा सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने तूफानी खतरे को देखते हुए कई राज्यों के लिए हाई अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा और असम के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है और हमारी उम्मीद है कि 20th को आफ्टरनून और इवनिंग टाइम पे ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को दीघा और हथिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के पास पार करेगा। और इस वक्त जो विंड स्पीड होगा वो है 155 to 165 एंड गॉस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर। सुपर साइक्लोन के खतरे को देखते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण साउथ परगना में पुलिस समुद्री किनारे की ड्रोन से निगरानी कर रही है। मछुआरों और स्थानीय लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। अम्फान तूफान से सबसे बड़ा खतरा रेल सेवाओं को है। हावड़ा में रेल कोचों को चेन से बांधा गया है ताकि तूफानी हवाओं से रेल कोचों को कम से कम नुकसान हो। उड़ीसा के तटीय इलाकों में बालू से भरी बोरियां लगाई जा रही हैं ताकि समुद्री लहरों को बस्तियों तक आने से रोका जा सके। जगत सिंहपुर में तटीय इलाकों में बस्तियां खाली करा ली गई हैं और लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने
19 टीमें बंगाल में और 15 टीमों को उड़ीसा में तैनात किया है। 6 टीमों को स्टैंड बाय रखा गया है, जिन्हें कहीं भी एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा सकता है। वेस्ट बंगाल में 21 टीमें हैं अगर रिजर्व को माना जाए तो। लाल में रिजर्व है और 19 टीमें जमीन पर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, अपना काम कर रही हैं। इसी तरह उड़ीसा में कुल 20 टीमें, जिसमें से 15 डिप्लॉयड हैं और 5 रिजर्व में हैं। हरे में आप देख सकते हैं जो डिप्लॉयमेंट है और 5 रिजर्व। 4 टीमें, प्रत्येक बटालियन में 4 टीमें हॉट स्टैंड बाय में रखी गई, जो शॉर्ट नोटिस पर उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार दोपहर तक अम्फान के दीघा और सुंदरबन के तटीय इलाकों से टकराने की उम्मीद है। उस वक्त तटीय इलाकों में तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा भी हो सकती है। 21 साल पहले 1999 में ओडिशा के पारादीप तट पर सुपर साइक्लोन टकराया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। 21 साल बाद एक बार फिर देश के तटीय इलाकों में तूफान का खतरा है। कोलकाता से मनोज गलोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तूफान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। केंद्र सरकार ने भी दोनों राज्यों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। ओडिशा के तटीय इलाके से 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, जबकि पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके से 3 लाख लोगों को शेल्टर होम में भेजा गया है। समुद्री तूफान के दोपहर में दीघा तट से टकराने के आसार हैं। भारत के समुद्र तट से टकराने से पहले ही सुपर साइक्लोन ने अपनी विनाशकारी लीला दिखानी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसमान पर काली घटाएं छाई हैं। आंधी के साथ बारिश का दौर तेज होने लगा है। मतलब हर गुजरते लम्हे के साथ तूफानी खतरा और करीब आता जा रहा है। कोलकाता और दीघा में भी बारिश और आंधी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। समुद्र की लहरें दीघा के तट तक आ चुकी हैं। इस समय तट और समुद्र के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर चुनौती ये भी है कि कितना संभव हो सके और जितना संभव हो सके दोनों उड़ीसा और बंगाल की राज्य सरकार जितना कम हो सके वो नुकसान रखने की कोशिश कर रही है। चक्रवाती तूफान अम्फान का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल के साथ और उड़ीसा के 6 जिलों में है। इनमें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, 24 दक्षिण और उत्तर परगना, हावड़ा और हुगली में तूफान सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, जबकि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तूफान के खतरे से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड और प्रशासन ने ऐसी तैयारियां की हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। ओडिशा में करीब 11 लाख लोगों को तटीय इलाकों से खाली कराया गया है। MMS के जरिए लोगों को तूफान का अलर्ट भेजा जा रहा है। कोस्ट गार्ड की टीमें और नौकाएं लगातार समुद्री इलाकों में गश्त कर रही हैं। पोर्ट्स ऑलरेडी खाली कर दिया है। धामरा पोर्ट, पारादीप पोर्ट एंड गोपालपुर पोर्ट, तीनों पोर्ट के वेसल सभी शेल्टर स्टेशन में निकल गए हैं। इस एरिया से निकल के नीचे के साउथ साइड में चला गया। पश्चिम बंगाल में भी करीब 3 लाख लोगों को तटीय इलाकों से शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें बशीरहाट की हैं, जहां माइक से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तूफानी खतरे के मद्देनजर हल्दिया पोर्ट को बंद कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है, लेकिन कई लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें कोरोना का खतरा है। गाड़ी है, रिक्शा है, उसके बाद हम सामान लेके घर में रखते हैं। जैसे वो झाड़ आएगा, काल में काला आ सकता है, इसलिए डरे हुए हैं लोग। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तटीय इलाकों में तूफान से निपटने के इंतजामों का निर्देश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और तूफान से निपटने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तटीय इलाकों में रहने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं से तूफान प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की है। कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ और वहाँ के होम अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री के साथ
तालमेल रखते हुए, प्रशासन के साथ तालमेल रखते हुए पूरी ताकत के साथ वहाँ इवैक्यूएशन भी करें, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएं और साथ ही साथ उनके रहने की व्यवस्था, उन सारी व्यवस्थाओं में अपना पूरा योगदान करें। देश के कई और हिस्सों में भी तूफान का असर हो सकता है। तेज आंधी और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और आपने कई खबरें देखी होंगी जिसमें क्वारंटीन सेंटर में जो मरीज वहां पर हैं उनके मनोरंजन के लिए कई बार अंताक्षरी खेली जाती है, कई बार गाना गाया जाता है। लेकिन समस्तीपुर की खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में फूहड़ता देखने को मिली। जी हाँ, मरीजों के मनोरंजन के नाम पर यहाँ बार बालाएं बुलाई गई। नहीं, मनोरंजन के वैसे कार्यक्रम नहीं। हम मनोरंजन के लिए हम लोगों ने टीवी लगवाया है अलग से, और स्पोर्ट्स के जो हैं वो ये कर रहे हैं। अलग से कोई बाहर से कोई व्यक्ति मनोरंजन का कार्यक्रम करे, ये इसकी अनुमति जिला प्रशासन नहीं देता है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से संक्रमण फैलने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ये सारी चीज़ें की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर ऐसा पाया जाएगा तो उसके लिए जिला प्रशासन कार्रवाई। तो फिर प्रशासन की सख्ती के नीचे उड़ीसा में अम्फान की ताज़ा तस्वीरें आ चुकी हैं। बालासोर और भद्रक में तेज हवाओं के साथ बारिश होनी शुरू हो गई है। इन इलाकों से ज्यादातर लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया है। आज दोपहर तक तूफान के दीघा में टकराने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे पहले ही बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल रही है बालासोर और भद्रक। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो कि अम्फान के आने से पहले जो दस्तक है उस रुकेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।